हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। हैप्पी वैली एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो, आज का ये टॉपिक का जो हमारा जो विषय है कि अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है या 27 है या 28 भी है, तो और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके आपकी क्या अप्रोच हो, आपके कुछ बेसिक डाउट्स भी होंगे, उस पर भी हम आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहना, काफ़ी सारी क्लैरिटी आ जाएगी प्रिपरेशन को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके। बहुत सारे आपके डाउट भी होंगे, वो भी एंड ऑफ द सेशन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला, यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए आपके कुछ बहुत सारे डाउट है, जिनमें से कुछ डाउट तो मैंने खुद ही लिए हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे डाउट है, आपको लगता है कि यार उसका भी मुझे आंसर चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना, मैं आपको उनका भी जवाब दूंगा। तो पहले बहुत सारे डाउट होंगे यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए, बेसिक डाउट है बहुत सारे बच्चों को, है ना। जैसे कितना टाइम लगता है, ये एक डाउट होगा कि कितना समय लगता है इस तैयारी में। ओके। और उसके बाद बुक लिस्ट को लेके आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्या कौन कौन सी किताबें हमारे पास होनी चाहिए। उसके साथ आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पैटर्न का भी ना पता हो, उससे डाउट होंगे। उसके साथ आपको लगता होगा सर ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे हम चूज़ करें, है ना। क्या उसका क्राइटेरिया हो ऑप्शनल को चूज़ करने का, ठीक है। या हमें कब एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, मतलब कब कैसे लगे कि किस साल हम अपने टारगेट ईयर को सेट करें, ये भी एक आपका एक डाउट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि यूपीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है। देखो बच्चों, जैसे आपको पता है ये एग्जाम में 3 स्टेप है। पहला स्टेप है प्रीलिम्स, ओके। सेकंड स्टेप है हमारा मेंस, और थर्ड स्टेप है इंटरव्यू, या जिसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हो। प्रीलिम्स में आप जानते हो 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का हो गया और एक हो गया आपका सी सेट का पेपर। और इस जो पूरा जीएस का जो सब्जेक्ट है प्रीलिम्स वाला, ठीक है, और जो ये सी सेट है, इसको तैयार करने में, और फिर सेकंड स्टेप पे जो हमारा मेंस में जीएस के 4 पेपर है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है। एक पेपर हमारा एसए का होता है। उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर है, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 होगा। उसके बाद आपके क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है आपके, 2 पेपर है उसमें, एक एक आपका इंग्लिश का होगा, और अगर आप हिंदी भाषी राज्य से है या हिंदी को पसंद करते हैं तो एक हिंदी का कंपलसरी पेपर होगा। तो अगर मैं कहूं इस पूरा प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने में और इस पूरे मेंस का जो सिलेबस ये है, इसको प्रिपेयर करने में, अगर आप कोचिंग सेंटर के साथ भी चलते हो, जहां पे आपका ऑप्शनल भी पैरेलल प्रिपेयर हो रहा है और एट द सेम टाइम आपका प्रीलिम्स वाला और मेंस वाला ये सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो रहा है विद कोचिंग, अगर आप एक दिन में कम से कम 2 से 3 सेशन लगाते हो, 2.5 से 3 घंटा, तब भी कोचिंग के साथ आपको 12 से 15 महीने आपको ये सब चीज कवर करने में लगता है, ठीक है। 12 to 15 मंथ्स लगेंगे। मतलब अगर आपको टारगेट ईयर 2026 है या 27 है, तो ये मान के चलना तकरीबन 1 साल पहले आपको तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। ये विद कोचिंग का मैंने आपको स्केड्यूल बताया है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब थोड़े से चैलेंजेस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें खुद से अरेंज करनी है, कंटेंट खुद अरेंज करना है, अंडरस्टैंडिंग खुद से अरेंज करनी है, बुक लिस्ट भी आपको खुद से ही बहुत सारी कलेक्ट करनी है। तो वो फिर उस हिसाब से आप टाइम देख लेना कितना लगेगा, पर 12 से 15 महीने आइडियल है। और अगर थोड़ा सा और सेफ जोन में जाऊं, जिसमें कि आप विद आंसर राइटिंग थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तो मैं कहूंगा 12 से 18 महीने आपको इस तैयारी में लगते हैं। मतलब जब आपकी इस स्तर की तैयारी कंप्लीट हो जाए, प्रीलिम्स और मेंस के स्तर की तैयारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि कब मैं अपना टारगेट ईयर सेट करूं, ठीक है। इंटरव्यू का बहुत सारा पार्ट आपका प्रीलिम्स और मेंस के प्रिपरेशन के दौरान ही तैयार हो जाता है। बाकी जब जैसे ही आपका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है, उसके बाद इतना समय मिलता है आपको
कि अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी हॉबी पे काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है जिसपे आप खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है? तो मैं कहूंगा 12 से आपको 18 महीने इस तैयारी में लगते हैं। सेकंड, मुझे किस एज में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखो, अपने को यह पता है कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया यूपीएससी ने तय किया हुआ है। मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज है हमारी 21 ईयर, ठीक है, 21 वर्ष हमारी मिनिमम एज है। तो जब आप 21 साल की कंप्लीट हो जाओ, प्लस मेरी ओर से और एक और सजेशन है, और अगर आपकी प्रिपरेशन, आपको लगता है आपने पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस और आपने पूरा मेंस का सिलेबस कर लिया है ना, ऑप्शनल वगैरह, जीएस वगैरह सब कंप्लीट कर लिए, आंसर राइटिंग कर लिया, तब मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपने 21 वर्ष की उम्र तक आपका पूरा प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन का मतलब प्रीलिम्स के लेवल पे आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो, प्लस मेंस के लेवल पे आप बेहतरीन तरीके से तैयार हो 21 साल की उम्र तक, तब आप, है ना, आप अपना अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो अगर जिसको 21 साल की उम्र में आईएएस बनना है, तो आपको अपना प्रिपरेशन 18 से 19 वर्ष की उम्र में, जब आप 18 से 19 वर्ष की आपकी उम्र हो, तब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको अटेम्प्ट 23वें साल में, 25वें साल में, जैसे भी लेना है, उससे तकरीबन ये मान के चलो 2 साल पहले आप तैयारी शुरू कर देना। तो किस एज में तैयारी शुरू करनी है? जो भी आपका टारगेट ईयर है उससे 2 साल पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो अगर मैं इसका जवाब दूं तो सिंपल सा जवाब क्या है? टारगेट ईयर से 2 वर्ष पहले आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, ये इसका सटीक जवाब है। अब आप जो भी टारगेट ईयर सेट करना चाहते हो, इससे पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते, 21 साल की उम्र से पहले नहीं दे सकते, और जब तक आप ग्रेजुएट ना हो जाए तब तक आप एग्जाम मतलब दे ही नहीं सकते, वो मिनिमम क्राइटेरिया है। तो खुद यूपीएससी ने बोल रखा है कि एज मस्ट बी बिटवीन 21 से 32, और जनरल कैटेगरी को आप जानते हो, इन 21 से 32 वर्ष की उम्र में जनरल कैटेगरी के पास 6 अटेम्प्ट है। ओके, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से जो जो प्रोविजन है आप भी जानते हैं। तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर दी कैटेगरी, और मस्ट होल्ड, है ना, आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन का डिग्री होना जरूरी है। ये यूपीएससी ने आधार बनाया है, ठीक है, 21 साल और ग्रेजुएट होने जरूरी है। बाकी फिर एज पे जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी, एससी, एसटी और फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को वो जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होगा। क्या यूपीएससी सीएससी का पैटर्न क्या है और कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? वैसे तो मैंने आपको एक बार बता भी दिया, वापस से बता देता हूं पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न में सबसे पहले आपके पास प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, इसमें एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का और एक होता है सी सेट का। जीएस वाले में इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का ये हो गया। और जो आपकी फाइनल मेरिट है, मतलब जो मेरिट का जो डिसाइड होती है वो इसी के मार्क्स पे होती है। लेकिन यहां पे जो ये सी सेट वाला पेपर होता है ये है क्वालिफाइंग, और इसमें क्या होता है 80 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। और क्वालिफाइंग यानी कि आपको 33.33% मार्क्स इसमें चाहिए, मतलब क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। तो अगर मैं कहूं 80 में से अगर आपके नेगेटिव मार्किंग को एडजस्ट करने के बाद 27 क्वेश्चन आपके ठीक है और एट द सेम टाइम यहां पे आपने अच्छा स्कोर किया है, तब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है आपने जीएस की कट ऑफ तो बहुत अच्छे से पार कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपका जीएस में तो 110 से भी ज्यादा नंबर है, लेकिन अगर आप सी सेट के अंदर अगर आप यहां पे अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, फेल हो गए, तब आप प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स और उसके बाद फिर जो यहां से जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। फिर मुख्य परीक्षा में जाते हो और मुख्य परीक्षा में 7 ऐसे विषय हैं जिसके मार्क्स ऐड होते हैं और 2 विषय ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो क्वालिफाइंग वाले हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होता है और एक भारतीय भाषाओं का एक क्वालिफाइंग पेपर है। और अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए भारतीय भाषा वो हिंदी होगी। उसके बाद
पूरा जो मेरिट बनेगी वो 1750 नंबर में से बनेगी। ये 1750 नंबर में क्या है, एक पेपर होता है एसए का 250 नंबर का, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये 1000 नंबर हो गया। ओके, ये 250 नंबर हो गया। और 2 ऑप्शनल के पेपर है, मतलब कोई भी आप ऑप्शनल ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आपको जो भी लेना है, बहुत सारे तकरीबन 48 के आसपास हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसके 2 पेपर होंगे। और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। ठीक है, सपोज करो ग्रेजुएशन में आपने ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो क्या आप फिर भी ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकते हो? जवाब है यस। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में उसका आपका सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो फिर उस पेपर के 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के, ये हो गया 500 नंबर का। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये 1750 नंबर बैठते हैं। और जिस बच्चे के तकरीबन 50% मार्क्स आ जाते हैं मुख्य परीक्षा में, ये मान के चलो वो टॉप 10 के आसपास उसकी रैंक हो जाती है, अगर उसने इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया है तो यहां फिर फाइनल स्टेज है हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे आप इंटरव्यू के नाम से भी जानते हो। ये है 275 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो ये है पैटर्न। ओके, यहां इसके मार्क्स ऐड होंगे, ये क्वालिफाइंग है, यहां इन 7 के मार्क्स ऐड होंगे, ये दोनों क्वालिफाइंग है। इनमें पास होना जरूरी है, जैसे इनमें इधर पास होना जरूरी था ना, इधर फेल कर गए तो कोई मतलब नहीं इधर आपने कितना अच्छा नंबर लेके आया, सेम अगर इधर फेल कर गए कोई मतलब नहीं कि आप इनमें कितने अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, ये पास करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मीडियम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हिंदी मीडियम से रिजल्ट कम आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से ज्यादा आ रहे हैं। तो देखो इस तरह की बातें, नो डाउट हिंदी मीडियम के रिजल्ट कम है, लेकिन जो मीडियम वाला जो खेल है ना बच्चा, उस मीडियम वाले खेल का जो प्रारंभिक परीक्षा से तो कोई खास लेना देना नहीं है। और अक्सर मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि सर मैं अपना मीडियम चेंज कर रहा हूं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम। मैंने कहा क्यों, आपकी मुख्य परीक्षा में कैसे मार्क्स आए, आप मुझे एक बार बताओ कि मेंस की अपनी मार्कशीट बताओ, आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में कैसे मार्क्स आए, ऑप्शनल में कैसे नंबर आए, एसए में कैसे नंबर आए। और अगर आपने लगातार 1-2 मुख्य परीक्षा लिखी है और उसके बावजूद भी आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तब यह विषय वास्तव में विचारणीय हो सकता है। लेकिन इस तरह की बातें कि मीडियम चेंज कर देते हैं, वो बच्चे ज्यादा करते हैं जिन्होंने आज तक एक भी मुख्य परीक्षा नहीं लिखी। तो आपने मुख्य परीक्षा लिखी नहीं, सिर्फ लोगों के सुन के कि रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे उस माध्यम से तैयारी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो अगर आपने मुख्य परीक्षा नहीं लिखी, मुख्य परीक्षा नहीं लिखी, तब ये प्रश्न क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड है। पहली एक बात तो मैं ये बोल देता हूं। सेकंड आधार, चलो सपोज करो अगर आप हिंदी माध्यम से है, हिंदी मीडियम से अगर आप बचपन से ही आपने पढ़ाई करी है, कंटिन्यू पढ़ाई की है, और अचानक से आपने डिसीजन ले लिया कि अब मैं आगे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करूंगा, तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत ही डेंजरस डिसीजन है। आपको पता है मुख्य परीक्षा में लगभग आपको 150 शब्द का क्वेश्चन लिखने के लिए लगभग 6 से 6.5 मिनट मिलती है, और 250 शब्द का क्वेश्चन लिखने के लिए 8.5 से 9 मिनट मिलती है। और जब तक आपका ओरिजिनल थॉट प्रोसेस उस लैंग्वेज में नहीं है जिसमें आप मुख्य परीक्षा लिखने वाले हो, तब तक आप ना मीडियम चेंज करने के बारे में सोचना भी मत। इसको मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज करो आपने इंग्लिश मीडियम बोल दिया, जिंदगी भर तैयारी की हिंदी माध्यम में, अब यूपीएससी में बोलते हो मैं इंग्लिश मीडियम में ले रहा हूं, तो वो जो 6 से 6.5 मिनट के अंदर आपको 150 शब्द का क्वेश्चन लिखना है ना, उसमें बहुत कुछ थॉट प्रोसेस आपका लगेगा। कुछ क्वेश्चन सीधे पढ़े हुए आते, कुछ बिल्कुल भी नहीं आते। तो अगर आप ऐसे में दिमाग में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके सोचोगे और लिखोगे, तब ये मान के चलना कि आपका कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप हिंदी माध्यम से हो लेकिन आपकी अंग्रेजी का स्तर इतना शानदार है कि आपको अंग्रेजी में ओरिजिनल सोच पाते हो, सारे के सारे विचार इंग्लिश में ही दिमाग में प्रोसेस होते हैं, पूरा लैंग्वेज इंग्लिश में ही प्रोसेस हो रहा है, तब अगर आपको डिसीजन चेंज करना है, मीडियम चेंज करने का, तो ले लेना। बट अगर मैं कहूं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर तक
प्रीलिम्स के लेवल पे मीडियम का कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई खास रोल नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में आप जानते हो सीसेट और जीएस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लैंग्वेज की वजह से आप फेल नहीं हो रहे, या तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या सीसेट प्रॉब्लम है, या आपका प्रिपरेशन प्रॉब्लम है। फिर आप कहोगे सर हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हिंदी माध्यम से कम बच्चे मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, और कम बच्चे मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट में भी कम ही आएंगे। अब ये प्रश्न होता है तो हिंदी माध्यम से कम बच्चे मुख्य परीक्षा क्यों लिखते हैं? हाँ, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है सीसेट, ये मान के चलना। तो प्रॉब्लम मीडियम का नहीं है, याद रखना। ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये मीडियम चेंज कर दे, प्रॉब्लम मीडियम का नहीं है। प्रॉब्लम है प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, या जीएस का कट ऑफ पास नहीं कर पा रहे, और उस सीसेट को क्वालिफाई करने में और जीएस के कट ऑफ को क्वालिफाई करने में प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर माध्यम बाधा नहीं है, इस बात को मान लो। और अगर सिर्फ इंग्लिश मीडियम लेने से बच्चे सफल होते तो इंग्लिश मीडियम के भी हर साल लाखों बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो जिस दिन हिंदी माध्यम के बच्चे, समझ लेना, जैसे अगर मुख्य परीक्षा 12,000 बच्चे लिखते हैं, 12,000 बच्चे मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, जिस दिन उन 12,000 मेंस एग्जाम में से आपके 5,000 से 6,000 बच्चे हिंदी मीडियम से मुख्य परीक्षा लिखने शुरू कर देंगे, हिंदी मीडियम से, उसी साल आपका रिजल्ट हिंदी मीडियम का इंप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो प्रॉब्लम मीडियम नहीं है, प्रॉब्लम है क्या? प्रारंभिक परीक्षा। तो ये बात बहुत सिंपल से लॉजिक के साथ मैंने आपको समझा दी कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में आप स्ट्रांग हो तो खेल आपका है। प्रारंभिक परीक्षा पास कर लोगे तो मुख्य परीक्षा में लैंग्वेज का ऐसा है ही नहीं बैरियर। मुख्य परीक्षा में तो बहुत कम तो आपके पास स्पेस है बच्चा, 150 शब्द का क्वेश्चन, 250 शब्द का क्वेश्चन, 150 शब्द में यूपीएससी आगे पीछे मिला के एक पेज देता है। 25 से 30 शब्दों में इंट्रोडक्शन लिखोगे, 25 से 30 शब्दों में आप कंक्लूजन लिखोगे, 50 शब्द तो इसी में चले गए। बाकी जो उस क्वेश्चन की जो डिमांड है उस पर 100 शब्द का मतलब मुश्किल से 10 लाइन लिखने का, आपको 10 से 15 लाइन लिखने का स्कोप मिलेगा। उसमें भी वो उतनी हेडिंग सब हेडिंग में टूट जाएगा, कोई मुद्दा ही नहीं है वहां पे इतना बड़ा। ओके, तो मीडियम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब आप खुद ही सोच लो। मीडियम से ज्यादा अगर आप कहो कि क्या सर सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, मतलब सबसे बड़ा जो शॉक यूपीएससी देता है तो वो कहां देता है? प्रारंभिक परीक्षा में देता है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे बेहतर रूप से अपने आप को तैयार करो। और अगर आपने 2-3 बार मुख्य परीक्षा लिख ली और आपको लगता है कि मेरा नंबर कम आ रहा है, तब आप मीडियम चेंज करने के विचार को अपने मन में ला सकते हो। लेकिन कभी परीक्षा नहीं दी, कभी ढंग से तैयारी नहीं की, कभी एक मेंस नहीं लिखा और बोल रहे मैं मीडियम चेंज करूंगा, तो भाई कर लो, कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन दैट इज नॉट लॉजिकल डिसीजन। ओके, फिर आ गया, आप पूछोगे सर हैप्पी वैली एकेडमी कैसे अलग है? एक साल तो हमें हो गया, दूसरा साल अभी चल ही रहा है। आप हमारी फैकल्टीज को जानते हो, बिल्कुल दिल और जान से दिन रात लगे रहते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर हमारा पेड कोर्स लिया, आप उनसे पूछ लेना हैप्पी वैली एकेडमी पे कितना डिटेल्ड हमने पढ़ाया है और कितना इत्मीनान से हमने अपने बच्चों को कोर्स कंप्लीट कराया है। दूसरा, कोर्स डिजाइन के मामले में हमने कोई कोरम पूरा नहीं करा कि 30 घंटे में हमें ज्योग्राफी करानी है, 50 घंटे में हमें हिस्ट्री करानी, नहीं भाई। अगर हिस्ट्री में टीचर को लगता है कि मुझे 100 घंटे चाहिए या 110 घंटे चाहिए, तो हम बोलते 5 घंटे एक्स्ट्रा लो, पढ़ाओ आप, बच्चों को ये लगे कि हाँ मजा आया है। इकोनॉमी में ऐसा हमने कोई टीचर, ऑलरेडी सबको पता है भाई, टीचर बोलता है 70 से 80 घंटे में सर कर देंगे, लो भाई आप 5 घंटे एक्स्ट्रा लो बच्चों को, लेकिन इकोनॉमी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ऐसा हमने कोई टाइम बाउंडेशन में या टाइम ड्यूरेशन में बांधा नहीं कि टीचर अपनी टीचिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। तो वो कोर्स डिजाइन के लेवल पे बेहतरीन तरीके से है। कंटेंट क्वालिटी आप जानते ही हो, है ना, मुझे भी जानते हो, आप चंचल सर को भी जानते हो, शबलू सर को जानते हो, भूपेंद्र सर को जानते हो, ठीक है। तो हमारे कंटेंट की क्वालिटी अपने आप में हिंदी माध्यम में हम काफी आगे है कंटेंट को लेके, ठीक है। और इस साल से तो हमने अपने कोर्सेज बाइलिंगुअल में किए हैं, समझ गए, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कोर्स
मिलेगा। ठीक है, फिर कहते हैं फी स्ट्रक्चर के मामले में देख लो, अभी मतलब अगर आपके पॉकेट पे देखिए 8 से 9 हजार के आसपास हमारे जीएस फाउंडेशन का कोर्स है, साल भर की फीस है बच्चा ना, साल भर की फीस हमने उतने कम पैसों में रखी है कि आप अपने ड्रीम को जिंदा रख सकते हो और क्वालिटी के साथ हमारे साथ आगे बढ़ सकते हो। ऑप्शनल की फीस भी हमने 7 से 8 हजार के बीच रखी है। ओके, अगर आपको कॉम्बो बैच लेना है तो वो भी अभी टिल डेट मार्केट में सबसे सस्ते और सबसे क्वालिटी वाले कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हैप्पी वैली एकेडमी पे मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कहते हैं एक सवाल है, सर मैं गरीब परिवार से हूं और दिल्ली प्रयागराज जैसे शहरों में नहीं जा सकता, क्या यूपीएससी सीएससी में मेरा कुछ हो सकता है? देखो, जब से अगर ऑनलाइन ना होता तब तो मैं ये सोचता कि ये प्रश्न वैलिड है। अभी जब से ऑनलाइन आ गया, आपका मोबाइल फोन, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आप घर बैठे और बस आपको इंटरनेट की व्यवस्था करनी है, आप घर पे बैठ के पढ़ो और आपको लगता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर ईमानदारी है और एक बार कुर्सी पे बैठ के दिन में 10-12 घंटे निकाल सकते हो, तो यस, आप घर से बैठ के भी कर सकते हो, आपको किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं है। आराम से घर पे बैठो, घर के अंदर आपके पास वो उतना स्पेस नहीं है, किसी लाइब्रेरी को पकड़ो, है ना, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो, 1000-1200 रुपये महीना जो भी ले रही है, सुबह जाओ आराम से घर से नाश्ता वाश्ता करके अपना लंच लेके वहीं पढ़ो और शाम तक तसल्ली से वहीं पे क्लास देखो, पढ़ो, नोट्स मेकिंग करो, रिवीजन करो। ठीक है, अभी उतना मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा फैक्टर है। ओके, लेकिन कुछ बच्चे जिनको लगता है कि नहीं सर, जब तक हम तो ऑफलाइन ना बैठे, सामने टीचर ना हो, वहीं ना बैठ के लिखे, अगर आप हाँ उस तरह का माइंडसेट है देन यू कैन गो फॉर ऑफलाइन। अदरवाइज बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, डिसिप्लिन है और पेशेंस है, तो ऑनलाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है आज के दौर का। बहुत सारे बच्चे वो है जो कहते हैं सर अगले 1 साल तक हम कैसे तैयारी करें, हमारा टारगेट ईयर अगर 2026 है, टारगेट ईयर 2026 है, तो क्या एक कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका अनुसरण किया जाए तो हमारे 2026 में मुख्य परीक्षा को लिखने के और देन इंटरव्यू में अपीयर होने के कोई चांसेस बन सकते हैं? नहीं तो ऐसी कोई रणनीति है? हाँ, मैं एक ऐसी रणनीति आपसे अब उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। रणनीति के बारे में देखो, रणनीति के बारे में सबसे पहले देखो, हम महीनों को डिवाइड कर लेते हैं बच्चा। जैसे अभी जून चल रहा है, दिस इज जून, फिर आएगा जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर और ये अक्टूबर 2025। इतने टाइम में आपको क्या करना है? मतलब 1 2 3 4 4 लगभग 4 महीने के आसपास है। ये 4 महीने वो बच्चा जो 1-2 बार प्रारंभिक परीक्षा लिख चुका है, तैयारी कर चुका है, बेसिक नोट्स वगैरह उसके पास है, अभी मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, और जिसने बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू की है उसके लिए भी लगभग यही स्ट्रेटजी है। बस वो या तो सेल्फ स्टडी से इस काम को कर ले या किसी कोचिंग के जरिए इस काम को कर सकता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 तक क्या करें आप? वो विषय जो मेंस ओरिएंटेड ज्यादा है, एक्सक्लूसिव मेंस वाले विषय है आपके, एक्सक्लूसिव मेंस वाले विषय जैसे क्या हो गया कि जो सिर्फ मुख्य परीक्षा में आएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। जैसे जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, ओके, सेकंड में बात करूं सोसाइटी की बात करें, ये सिर्फ मुख्य परीक्षा में आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आता। उसके बाद जीएस पेपर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस वो किस में आता है? सिर्फ मुख्य परीक्षा में आता है। आईआर के कुछ विषय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के, इसलिए अभी के लिए आईआर शामिल नहीं करूंगा। जीएस पेपर 3 में अगर हम चले, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये विषय आपका मुख्य परीक्षा का है। उसके बाद सिक्योरिटी वाला अगर मैं विषय लूं, ये आपका मुख्य परीक्षा वाला विषय है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं कहूं एथिक्स की बात करूं, जीएस पेपर 4 की बात करूं, ये सिर्फ आपकी मुख्य परीक्षा का विषय है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑप्शनल, आपका जो भी है ऑप्शनल विषय सब्जेक्ट जो भी है वो सिर्फ क्या है? वो एक्सक्लूसिव मेंस का है। तो इन 4 महीने के अंदर एक टारगेट बनाओ कि सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, सोशल जस्टिस
ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वाला, एथिक्स वाला, ऑप्शनल वाला, और एक और विषय है इसमें एसे राइटिंग वाला, निबंध वाला। इन विषयों पर आपको काम करना है। तो अगर मैं इनका वेटेज देखूं, वेटेज अगर मैं बताऊं, आप जानते हो ऑप्शनल विषय आपका 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल है। ऐसे आपका 250 नंबर का है, एथिक्स आपका 250 नंबर का है, सिक्योरिटी वाला आपका 20 से 30 नंबर का है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी 20 से 30 नंबर के बीच में है, वर्ल्ड हिस्ट्री कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन 20 नंबर के आसपास है ही है, सोसाइटी आपका 60 से 75 नंबर के बीच में है, सोशल जस्टिस भी आपका 30 से 40 नंबर के बीच का ये कंटेंट है। तो तकरीबन अगर मैं कहूँ 100, 120, 150, 180, 180 तो ये हो गए और 1000 ये हो गए, तो क्या हो गया, तकरीबन 1100 से 1200 मार्क्स का जो आपका मुख्य परीक्षा है, ये आपका इन 4 महीने में आपको इस पे काम करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इन 4 महीनों में सिर्फ यही तैयार किया जाए या कुछ और भी किया जाए? इसमें मेरा आपको सजेशन ये है कि करंट अफेयर तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, करंट अफेयर तब तक हमेशा ही आपको पढ़ना है, चाहे साल का महीना कोई सा भी हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, उसका कोई लेना देना ही नहीं। करंट अफेयर्स आपका राउंड द ईयर चलेगा, पहला इंपॉर्टेंट सजेशन। सेकंड, जैसे ये 4 महीने अभी मुख्य परीक्षा वाले हैं, तो यहां आपको मेंस का आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग आपको करनी होगी, ठीक है। आपको कुछ मेंस के पीवाईक्यूज देखने होंगे, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, मुख्य परीक्षा में जो आए हैं, पूछे गए हैं। ये सारे विषय आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सी सेट आपकी बहुत बड़ी दुखती हुई नब्ज है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा सी सेट की वजह से, तब एक काम करना, तब ऐसी सिचुएशन में आपको मेरा एक सजेशन है कि आप जैसे ही सितंबर के महीने में आओगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, फिर आपको सितंबर से लेके मई तक 8 से 9 महीने, है ना, आपको सी सेट पे बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी। सी सेट को फिर शुरुआत से ही थोड़ा अर्ली फेज में शुरू कर देना। तो हम टिल अक्टूबर 2025 केवल वो ही सब्जेक्ट पढ़े जो एक्सक्लूसिव मेंस है, जिनका प्रारंभिक परीक्षा से ऐसा कोई खास सरोकार या लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका क्या शुरू हो जाए, जैसे ही आपका नवंबर शुरू हो जाए, नवंबर 2025 से लेके मई 2026 के बीच, ठीक है, तकरीबन आपके पास 6 से 7 महीने हैं। इन 6 से 7 महीनों में हम वो विषय पढ़ेंगे जो इंटीग्रेटेड है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों काम आते हैं, जैसे पॉलिटी, ओके, उसके बाद आ गया इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ओके, उसके बाद हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका आईआर आ गया, ठीक है, और उसके बाद सी सेट आ गया। मतलब यहां से आपकी तैयारी, ये वो विषय है, जैसे पॉलिटी क्या है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में पूछा जाएगा, इकोनॉमी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में है, ज्योग्राफी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में है, ऑल दो थोड़ा नेचर थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट पढ़ाने वाला टीचर, अच्छा टीचर आपको प्रीलिम्स और मेंस का होलिस्टिक व्यू देगा। हिस्ट्री पीटी प्लस मेंस दोनों में आ रहा है, आईआर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आ रहा है। इनफैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां रह गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, ये पीटी प्लस मेंस दोनों में है, और फिर ये सी सेट आ गया, सी सेट ओनली प्रीलिम्स में है। तो आपको नवंबर से आपकी सारा फेस्टिव सीजन चला जाता है तब तक, और बेहतरीन टाइम है कि आप होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आप वहां से आगे बढ़े। ऑल दो देखो बच्चा, आप बोलोगे सर वहां इतने सारे सब्जेक्ट और उनके लिए सिर्फ 4 महीने,
और यहां इतने सारे सब्जेक्ट और इनके लिए 6 से 7 महीने। हाँ, क्योंकि जैसे मैं एथिक्स की बात करूं, यहां एथिक्स की बात करूं, अगर जैसे मैं एथिक्स पढ़ाता हूं तो मुझे पता है मैं 50 से 60 लेक्चर के अंदर एथिक्स करा देता हूं आराम से, खूब बढ़िया, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाते हैं, आंसर राइटिंग भी होती है और एक एक टॉपिक हमारा सिलेबस का कवर हो जाता है। ऐसे राइटिंग पे अपने मुश्किल से 30 के आसपास सेशन लगते हैं, 25 से 30 सेशन, ये ऐसे राइटिंग तैयार हो जाता है। ऑप्शनल तो क्या है, ये थोड़ा पैरेलल भी चल सकता है, आपके 5-6 महीने तक भी चल सकता है। तो उसके बाद ये जितने छोटे सब्जेक्ट बचे, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये बहुत छोटे विषय है। हर 10 दिन में, 15 दिन में सारे विषय कंप्लीट हो सकते हैं। तो यहां इसलिए वो 4 महीने में हो जाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इन विषय की बात करता हूं, ये विषय थोड़ा बड़े है बच्चा, है ना। चाहे हम मैं पॉलिटी की बात करूं, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, आईआर, साइंस टेक और सी सेट, बड़े विषय है, इनको कंप्लीट होने में समय लगता है। तो हम इनको अगर अक्टूबर के लास्ट वीक से या नवंबर फर्स्ट वीक से इनको शुरू कर देते हैं तो प्रीलिम्स तक हमारा डबल कॉन्फिडेंस रहता है। कैसे? मेंस भी तैयार हो रहा है प्लस प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा है। एक काम तो ये करना है। तो इस टाइम पीरियड के ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। इसी टाइम पीरियड में करंट अफेयर तो आपको चल ही रहा है, प्लस आपके पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स और मेंस के, इन सारे विषय के प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज भी करने हैं। एट द सेम टाइम आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। ठीक है, यहां से थोड़ा तैयारी में प्रेशर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये एक होलिस्टिक आइडिया है। तो होलिस्टिक आइडिया को अगर मैं वापस से अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो क्या करना है अपने को, जून से लेके अक्टूबर के बीच में 2025 तक हमें क्या करना है। इस पीरियड के अंदर हमें मेंस ओरिएंटेड ज्यादा रहना है। ओके, और अगर मैं नवंबर से 2025 से मई 2026 तक की बात करूं, यहां पे हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि वो विषय लेने हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प कर रहे हैं, और प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमें अपने प्रिपरेशन को समय के साथ साथ डायरेक्शन देते रहना है। और यहीं पे हम पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट और सी सेट को काफी अच्छा वेटेज देना शुरू कर देंगे। तो ये तकरीबन आपके पास वही लगभग 10-11 महीने हैं, और अगर आपने ढंग से इन सारी चीजों को फोकस कर लिया तो समस्या नहीं आएगी। 2 चीजें हमेशा याद रखना, करंट अफेयर हमेशा ही चलता रहेगा। आप अक्टूबर तक के फेज तक मेंस आंसर राइटिंग करें, मेंस के पीवाईक्यूज देखें, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि क्या आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं। और अगर आपने मेंस का आंसर राइटिंग नहीं किया तब भी एक समस्या है। प्रारंभिक परीक्षा पास करना मात्र आपका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप हर साल जानते हो 12-13 हजार बच्चे मुख्य परीक्षा लिखते हैं, इंटरव्यू वही 2,500 से 3,000 लोग देते हैं, और फाइनल सिलेक्शन होता है वही 900-1000 जो भी वैकेंसी है। तो मुख्य परीक्षा में भी बड़ी संख्या में बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपका आंसर राइटिंग अच्छा ना हो, आपने मेंस के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म ना किया हो, आपकी आंसर राइटिंग की स्किल बहुत बढ़िया ना हो, है ना, आपने कहीं स्ट्रेटेजिकली कहीं चूक कर दी हो, तो वो सारी समस्याएं आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, समझे। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से, वो बच्चे जिनको 1-2 साल 3 साल हो गए, थोड़ा सा अभी सीरियस हो जाओ बच्चा, है ना। वापस से अभी पीटी दिया होगा, फिर से पीटी तैयारी में लगोगे, बहुत नीरस हो जाओगे, उबाऊपन आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है, ठीक है, कि हम 4 महीने मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। हाँ, जिस वजह से आप प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई किए हो, अगर सी सेट उसका कारण है तो 2 महीने बाद सी सेट पे और अच्छी मेहनत करना शुरू कर देना। पीटी को यहां से पढ़ना शुरू करोगे, अक्टूबर नवंबर तक उबाऊ हो जाएगा, उल्टी लगने जैसा हो जाएगा, तैयारी से मोहभंग हो जाएगा। तैयारी में डाइवर्सिटी, मतलब कैलेंडर के हिसाब से तैयारी करनी है अपने को, ठीक है। वापस से प्रीलिम्स के लिए वही किताबें, वही नोट्स खोल के मत बैठना, मतलब मजा नहीं आएगा, ठीक है। जो तरीका है उसी तरीके से आप फॉलो करो। अभी तो एक दो चीज और बोल देना चाहता हूं। पिछले काफी दिनों से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूं, और आने वाले दिनों में भी पेड क्लासेस में ही ज्यादा एक्टिव रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा फीस देके हमारे प्लेटफॉर्म पे आया है
पेड क्लासेस ले रहा है वहाँ थोड़े अच्छे एफर्ट्स डाले, उनको थोड़ा सक्सेस के नज़दीक पहुँचाए, है ना। समय समय पे जितना समय लगता रहेगा मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेता रहूँगा, कुछ शॉर्ट्स वगैरह या कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी मैं आपको देता रहूँगा। बट पेड क्लासेस में मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, उधर मुझे क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी है, उधर मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है, ठीक है। तो यस, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, हमने साल 2026, 27, 28 के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू कर दिए। जीएस फाउंडेशन बैच है हमारा, है ना। हैप्पी 10 कूपन कोड लगाओगे तो 8,999 में आपको मिल जाएगा। पूरा जीएस सी सेट है, मेंस के चारों पेपर है, एसे राइटिंग है, नोट्स मिलेंगे और इंटरव्यू का प्रिपरेशन मिलेगा आपको। उसके बाद अगर सुपर जीएस बैच लेना है तो इस बैच के अंदर मतलब बाइलिंगुअल है, पहली बात तो इस बार के हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें अगर सुपर में क्या आ गया, सुपर के अंदर हमने आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज और इंक्लूड कर दिया है। मतलब जीएस फाउंडेशन से सुपर में अलग क्या है, तो मैंने एक बहुत ही शानदार मेरा कोर्स बनाया हुआ है बच्चा, आंसर राइटिंग का बैच है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये ले लेना। और इसमें मतलब ये मिल जाएगा उसमें, और आपको प्रीलिम्स 2026 की एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये थोड़ा वैल्यू एडिशन है फाउंडेशन कोर्स के कंपैरिजन में। फिर हमारा एक कॉम्बो बैच है जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों मिल जाएंगे। तो दो ही ऑप्शनल है, एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है। दोनों ऑप्शनल आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगे क्योंकि अभी समाप्त हुए हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में है, पहली बात यहां साफ लिख देता हूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये हिंदी मीडियम में है। और बाकी जो जीएस है, जो जीएस रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा हमारा, जीएस इज बाइलिंगुअल, ये बात ध्यान रखना, ओके। तो कॉम्बो के अंदर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, और जीएस बैच की जो सारी खूबी है इसके अंदर वो सारी खूबी आपको मिल जाएगी। ये 21,600 रुपए का है। अगर आप हैप्पी 10 कूपन कोड लगाते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इसमें। वैसे तो 23,999 का है, ठीक है बच्चों। और अगर जिस बच्चे को सिर्फ ऑप्शनल बैच लेने हैं हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, दोनों रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है हिंदी माध्यम में, आप वो भी ले सकते हैं। ये आपको मिलेगा 7,299 रुपए में। आपके कोई भी डाउट हो, स्क्रीन पर जो ये नंबर दिए गए हैं इनमें से किसी पे भी कॉल कर लेना, बातचीत कर लेना, ठीक है। और ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे हैं हैप्पी वैली एकेडमी ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको जो भी कोर्स आए उस कोर्स को ले सकते हो। फिर भी कोई भी अगर आपका डाउट है उसके बावजूद तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ऐप पे जाके डायरेक्ट कोर्स परचेज करना है, हैप्पी वैली एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना, पेड कोर्स में चले जाना और अपनी पसंद का कोर्स वहां पे जाके ले सकते हैं। हमने कुछ मॉड्यूल भी बनाए हुए हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, एथिक्स का मॉड्यूल है, वो आप ले सकते हो, और उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉड्यूल है, कुछ हमने आंसर राइटिंग का मॉड्यूल है। अगर आपको सिर्फ छोटे कोर्स चाहिए तो आप वो भी परचेज कर सकते हो बच्चा। तो आज इतना ही। अगर आपके इसके अलावा भी कोई प्रिपरेशन से जुड़े डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और 2026, 27, 28 जो भी आपका टारगेट ईयर है, थोड़ा इत्मीनान से, तसल्ली से, सीरियसली तैयारी में लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक।